पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने के भड़काऊ बयान पर भारत ने कड़ा पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत का एकमात्र संबंध है और वो है अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली कराना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही पड़ेगा। तो देखिए, पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही पड़ेगा। ये भारत ने अपना साफ रुख स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान को भारत का ये करारा जवाब मिला है, वो भी तब जब असीम मुनीर सेना प्रमुख पाकिस्तान के जो हैं उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताएं। कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है और पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूले। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग रख दी है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे अधिक सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि यह आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो खुद को कांग्रेस का बताते हैं, पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच ही सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर डाली। पप्पू ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। खासकर सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता, 70 सीट नहीं ऊपर। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव कहते हैं कि ये आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। हर पार्टी को निर्णय है अपने नेता को मुख्यमंत्री करने का, और तेजस्वी यादव जी खुद ही कहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनाइए। महागठबंधन की पहली ही बैठक के बीच कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग ने एनडीए नेताओं को तंज कसने का मौका दे दिया है। देखिए, आरजेडी की ऐसी बेचारगी कभी लालू यादव जी के जमाने में भी नहीं देखी गई। यह सब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व के काहिलपन और उनकी अशिक्षा का नतीजा है। तो आरजेडी के नेता पप्पू यादव पर पलटवार कर रहे हैं। जो लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं, वो उनको अपना ज्ञान अपने पास रखना चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है उससे अभी क्या लेना देना। अभी तो एक साझा कार्यक्रम की जो डिसीजन होना है वो लिया जाएगा। एक तरफ पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीट की डिमांड की, तो वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावेदारी जता चुके हैं। लेफ्ट पार्टियां अभी बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि आरजेडी का क्या होगा। खैर, भले ही पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हों, लेकिन जीतने के बाद से ही वो कांग्रेस के समर्थन में खड़े रहे हैं। उनकी पत्नी खुद कांग्रेस की सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनकी बैटिंग आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाली है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। खासकर महागठबंधन में संशय का दौर जारी है। पटना में कल महागठबंधन की बैठक हुई, लेकिन सीटों के बंटवारे और सीएम फेस जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। बताया गया कि कांग्रेस फिलहाल तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर राजी नहीं है, और इस बात पर जोर तब और मिल गया जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने सीएम चेहरे के नाम पर चुप्पी साध ली। इसके साथ ही सीटों के बंटवारे पर भी निर्णय नहीं हो सका। हालांकि सभी दलों ने आपसी सहमति से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। इसमें सभी दलों के नेता रहेंगे और इस कमेटी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे।
हाथ में हाथ डालकर एकजुटता दिखाने की कोशिश वाली इस तस्वीर के साथ 2025 चुनाव को लेकर हुई पटना में महागठबंधन की पहली बैठक खत्म हो गई। बैठक में साझा रणनीति पर बात हुई। साझा कार्यक्रम के तहत 2025 के चुनाव में उतरने का दावा किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में महीनों से तैर रहा है कि क्या तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। आपको चुनाव में जाना है। इस सवाल का जवाब बैठक के बाद भी साफ साफ नहीं निकल पाया। कृष्णा अल्लावरू का गोलमोल जवाब सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता बताया गया। तेजस्वी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तो फिर सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं। मीडिया के सवाल पर तेजस्वी मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोले, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप बात सुनो भाई, बात सुनो, बात सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। एनडीए में क्लियर है कि नीतीश ही चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं तो उनको सीएम उम्मीदवार घोषित करने में क्या दिक्कत है। इस सवाल का जवाब महागठबंधन की बैठक में तो नहीं मिला। लेकिन एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो ये भी एक नई चाल है कांग्रेस का, कोऑर्डिनेशन कमेटी राजद को देना। और कांग्रेस इस मामले में एकदम फ्री रहना चाहती है, क्योंकि वो अपना फैसला सोच चुकी है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में नहीं रहेंगे। महागठबंधन की पटना में हुई पहली बैठक हाथ उठाकर साथ साथ दिखने और दिखाने की तस्वीर के साथ खत्म हो गई। लेकिन न तो सीटों का सवाल हल हुआ कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और न ही चेहरे पर स्थिति साफ हो पाई। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ और बंगाल हिंसा के बहाने मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। तौकीर रजा को बंगाल में हिंसा करने वालों में बजरंग दल और वीएचपी नजर आ रही है। तभी तो तौकीर रजा ने इसे आतंकी संगठन बताते हुए पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयानों का सिलसिला जारी है। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए तौकीर ने बयानों के भड़काऊ तीर छोड़े और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बता दिया। हर एक की ये कोशिश है कि मुझे बड़ा हिंदू समझा जाए, और बड़ा हिंदू वो है जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है, जो ज्यादा जलील कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। तौकीर रजा ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सब्र के साथ काम लें और मुस्लिमों को भड़काते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान में अभी मुसलमानों को और सताया जाएगा। वक्फ की तरह अभी और भी बिल आएंगे और कानून बनाए जाएंगे। वक्फ बिल जैसे आए हैं इस किस्म के और भी बिल आएंगे, अभी मुसलमानों को और ज्यादा सताया जाएगा। लेकिन कानून हमें किसी भी वक्त अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी की है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी बंद होना ऐसे बयानों का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निचोड़ समझे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि नए आदेश तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी और वक्फ बोर्ड या काउंसलिंग में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही अगले आदेश तक वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं होगा। वक्फ कानून पर याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति हो। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ये रिपोर्ट देखिए। कि ये कानून
कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people, from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। और एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाई यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमकर सियासत हो रही है। वक्फ कानून का विरोध करने वाले खूब सियासी रोटी सेक रहे हैं। अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम राहत दी है जो बहुत जरूरी राहत थी और इस राहत से हम खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर से बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूजर हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। वहीं सरकार वक्फ कानून को मुस्लिमों के हित में बता रही है और विपक्ष पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा रही है। शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आज दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। लोग अपने मुंह से कुछ भी कह लें, डंडे के लिए कुछ भी शब्द कह लें, लेकिन आज उनका इलाज ही डंडे से हो सकता है। कि संपत्तियों का यूटिलाइजेशन ये प्रॉपरली नहीं होता था। जो अलग अलग वक्फ बोर्ड थे, अलग अलग स्टेट्स में या सेंट्रली वक्फ बोर्ड थे, उन्होंने अपने आप को इतना संकुचित कर लिया था और उन्होंने एक पर्दा समाज के बीच में और अपने बीच में डाल दिया था, जिसमें किसी भी सामाजिक स्थिति की संरचना, उनके विकास, समाज के विकास की आधारभूत जो मुहैया कराना ही सुविधाएं, वो नहीं हो पा रही थी। मूल भावना से हमें लगता है कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड भटक गया था। मुस्लिम संगठनों के वक्फ कानून के विरोध के बीच दाऊदी वोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दाऊदी वोहरा समुदाय के लोगों ने नए वक्फ कानून की तारीफ की और वक्फ संशोधन बिल में किए गए बदलावों के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। पीएम से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वक्फ बिल में बदलाव की मांग दाऊदी वोहरा समुदाय लंबे समय से कर रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मालदा का दौरा करेंगे। राज्यपाल पहले मालदा जाएंगे, फिर मुर्शिदाबाद जाने का फैसला ले सकते हैं, जहां हिंसा पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील की है, जिसके जवाब में सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वो खुद मुर्शिदाबाद जाकर वहां की हकीकत देखेंगे। See, these are all constitutional options, you know. I am not the person to decide on that. Sir, Human Rights Commission and Women Commission are also coming Murshidabad to investigate the incident. They are doing their job. And West Bengal police also formed a 9-member seat to investigate the investigation. See, any attempt to bring out the truth is welcome. So will you visit Murshidabad? I will.